नमस्कार बच्चों, आप सभी का डीपीएस हिंदी क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। और अब तक जैसे पिछले वीडियो में हमने पद तथा उसके प्रकार का अध्ययन किया था और पद के अंतर्गत हमने विकारी और अविकारी जो पद के भेद थे उनका अध्ययन किया था। और इसके पश्चात हमने विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब का अध्ययन किया था। अगर आप इसको नहीं पढ़ पाए हो तो हमारे जो पुराने वीडियो है जिसमें पद परिचय भाग 1, भाग 2, 3, 4 इनके अंतर्गत हम इसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आज हम जो बिंदु पढ़ने जा रहे हैं वह भी विकारी का ही एक भाग है जिसका नाम है क्रिया। इस क्रिया के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले अब प्रारंभ करते हैं आपके समक्ष क्रिया। तो देखो बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कोई न कोई कार्य करता है और प्रत्येक ऐसे कई शब्द होते हैं जिनमें अपने आप उन शब्दों में ही कार्य का भाव छिपा रहता है। जैसे चलना, फिरना, घूमना, पढ़ना, ये सब क्या है? चलना, चलने का कार्य हो रहा है, फिरना, फिरने का कार्य हो रहा है, घूमना, घूमने का कार्य हो रहा है और पढ़ने में पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो इन सब शब्दों का, तो अब इन शब्दों से क्या पता लग रहा है? इनमें किसी कार्य का होना या करना पाया जा रहा है। अब हम अगर क्रिया की परिभाषा पर जोर डालें तो क्रिया की परिभाषा भी इस तरीके से बनेगी। वे शब्द जिनमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। देखो, प्रत्येक शब्द में, इन पूरे शब्दों में कोई न कोई कार्य का करना या होना पाया जा रहा है तो इसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के जो प्रकार है उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो, प्रकार, हम जो प्रकारों की चर्चा कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो प्रकार होते हैं वो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। एक बार परीक्षा में मालूम है क्या पूछा था कि काल के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। कई बालक भ्रमित हो गए। तो काल के आधार पर क्रिया के भेद में ज्यादा कुछ नहीं है। काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया, वो उस तरीके। लेकिन वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो यहां पर पहली जो होती है अकर्मक क्रिया, क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। दूसरी है सकर्मक क्रिया। अब इन नामों पे गौर करना एक बार। अगर इन नामों का विश्लेषण हम करें तो नामों का विश्लेषण करते हैं एक बार कि अकर्म और सकर्म, अकर्म, सकर्म, अर्थात अ का मतलब नहीं। अ उपसर्ग का प्रयोग हम जानते हैं कि किसी भी शब्द में अगर अ उपसर्ग का प्रयोग होता है तो वो नहीं के अर्थ में होता है। तो कर्म नहीं अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक, और स का मतलब सहित। अ का मतलब तो हो गया नहीं और स का मतलब हो गया सहित। जो कर्म से युक्त है, सहित है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और जो कर्म जिसमें नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक बार पुनः सुन लो। अकर्मक अर्थात कर्म नहीं है, सकर्मक अर्थात कर्म है। ध्यान दीजिएगा। अब परिभाषा भी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, यही कुछ परिभाषा है। परिभाषा कोई अलग से नहीं आती कहीं से भी। परिभाषा उन शब्दों में छिपी रहती है। अगर ध्यान से हम गौर करें तो इनमें सब छिपी हुई है परिभाषा कि जिस क्रिया में
कर्म की उपस्थिति नहीं पाई जाए, कर्म की उपस्थिति नहीं पाई जाए, वहां अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। और इधर को भी अब बढ़ के होगी परिभाषा, इधर की भी जान गए होंगे तुम कि जिस क्रिया में कर्म की उपस्थिति पाई जाती हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यह हो गई परिभाषा। और परिभाषा में क्या लिया हमने? नहीं, कर्म नहीं है, कर्म की उपस्थिति नहीं पाई जाती, अकर्मक, और कर्म है इसलिए कर्म की उपस्थिति पाई जाती है, सकर्मक। और भी कई तरीके की परिभाषा हमको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे दूसरा कि क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पर पड़ता है तो वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। कर्म पर नहीं पड़ करके यदि कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। और यदि किसी क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है तो कर्म पर पड़ने के कारण वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये भी ये परिभाषा में याद रख सकते हैं, चाहे ये रखो चाहे वह रखो, दोनों ही बात एक ही है कि अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है सीधे ही तो अकर्मक, और क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये परिभाषा भी हम याद रख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे इसका विश्लेषण अपन करेंगे उदाहरणों के साथ, तब आसानी से और भी बढ़िया समझ में ये आएगा। आपको लगेगा पढ़ने के बाद में कि वास्तव में क्रिया कितनी साधारण सी चीज है, कितनी सरल चीज है और कितना सहजता से इसका उत्तर दिया जा सकता है, वो अभी पता लग जाएगा जब मैं इसका उदाहरण के साथ विश्लेषण करूंगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब पहले हम अकर्मक की बात कर लेते हैं जिसमें कर्म नहीं होता है। अब देखो, कोई भी वाक्य कर्ता, कर्म और क्रिया इस तरह के क्रम से रहता है विधिवत व्याकरण की दृष्टि से। कर्ता, कर्म और क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है। देखो, पढ़ना क्या है? क्रिया। क्रिया का प्रभाव पर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है पुस्तक पर। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक, क्योंकि पुस्तक कर्म है। और दूसरी बात, यहां पर अगर ये कर्म हट जाए, यहां से ये कर्म अगर हटा दी जाए और ये भी हटा दिया जाए तो क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर। इसलिए कौन सी क्रिया हो गई है? अकर्मक। तो राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। राम पुस्तक से पढ़ता है। अब देखिए, अपन कर्म से तात्पर्य मैं स्पष्ट कर देता हूं एक बार कि कर्म से तात्पर्य कर्म कारक से है। कर्म से तात्पर्य कर्म कारक से है। और हम जानते हैं कि कर्ता, कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्ण कारक से के द्वारा। अब देखिए, ज्यादा अपन को अगर कारक, क्योंकि कारक का अपन हम जो है आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। कारक क्या है, कारक के प्रकार क्या है, उसका विश्लेषण, उदाहरणों से हम कारक को कैसे पहचाने, उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हम केवल कर्ता और कर्म को पहचान ले और वाक्य में फिर कारक जब पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ा दिया जाएगा। अभी अपन देखें तो इस वाक्य को देखो, हमको पता लगाना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। क्या पता लगाना है? कौन सी क्रिया है। ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पुस्तक। पुस्तक थोड़ी पढ़ रही है अपने आप में, ये पढ़ने का काम कर रहा है राम।
तो राम क्या हो गया, जो कार्य करता है वाक्य में उसको बोलते हैं कर्ता कारक। जिसके द्वारा कार्य कर रहा है, जिससे कार्य कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, करण कारक। इसको क्या बोला, करण कारक, करण कारक। और ये क्रिया। अब ये देखिए, इस वाक्य में आपको कहीं कर्म नजर आ रहा है, कहीं कर्म नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब जब कर्म नजर नहीं आ रहा है तो कौन सी क्रिया मानेंगे इसको, अकर्मक। समझ गए होंगे, कर्म नहीं आ रहा तो क्या मानेंगे इसको, अकर्मक क्रिया, है ना। अब दूसरी बात, कई बार हम उदाहरण पढ़ते हैं कईयों में क्या है, एक उदाहरण पढ़ते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, खूब पढ़ते हैं, कई किताबों में पढ़ते हैं। जब भी कोई कारक पढ़ाएंगे अपादान कारक, ये वाक्य निश्चित रूप से बताएंगे वो। अब पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है कि वाक्य, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है, क्योंकि क्रिया कर्ता से कोई वाक्य प्रारंभ होगा और क्रिया पे खत्म हो रहा है। तो कर्ता, अब गिरने, कर्ता कौन है, जो गिरने का काम कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, कौन कर रहा है क्रिया, गिर कौन रहा है, पत्ता, तो ये क्या हो गया, कर्ता। अगर हम इस वाक्य को लिखे, पत्ता पेड़ से गिर रहा है या गिरता है, तब तो हमको वाक्य स्पष्ट समझ में आ जाता है। तो अब इसमें देखो, अब कई बार ये भी बात कि कर्म को कैसे पहचाने, जो क्या क्या उत्तर दे, क्या क्या उत्तर दे, उसको भी सकर्मक क्रिया में हम बताएंगे। जिस प्रश्न में क्या क्या उत्तर मिल रहा हो, उस सकर्मक क्रिया कर्म की पहचान की सकती। अब कई बार ऐसे लगा लेते हैं नजर, गिरता है, क्या गिरता है, पत्ता, अरे भाई पत्ता तो गिरता है, तो ये तो क्रिया कर रहा है, ये तो कर्ता हो गया, कर्म थोड़ा हो गया। तो उसमें भी थोड़ा सा अंदर लगा दे यार, बात में ये नहीं क्या देखा उत्तर आ गया, ठीक है कर्म कारक हो गया, सकर्मक हो गई, ऐसे भी नहीं लगाना हमको अंदर। हमको खुद को अपने दिमाग से भी सोचना है कि ये गिरने का काम जो कर रहा है वो तो कर्ता होता है, तो ये कर्ता कारक है। पेड़ से अलग हो रहा है, अलग होने के कारण में अपादान कारक है, अपादान कारक। और ये क्रिया, क्या कोई कर्म नजर आया इसमें, कर्म नजर नहीं आया, इस कारण से ये क्रिया कौन सी हुई, अकर्मक क्रिया। ध्यान में आया, ये क्रिया हो गई अकर्मक क्रिया। अब देखिए आप अन्य एक दो उदाहरण और ले लेते हैं अपन। मोहन पढ़ता है, मोहन क्या हो गया, कर्ता, और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। कहीं कर्म नजर आया नहीं, तो कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक। पहचान के होंगे ना, ऐसा करते हैं अभी, अकर्मक क्रिया को तो हम पहचान सकते हैं। अब सकर्मक से इसका थोड़ा सा तुलनात्मक अपन अध्ययन करते हैं कि सकर्मक में और अकर्मक के उदाहरणों में अंतर क्या रहता है। तो इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब हम सकर्मक के उदाहरण भी कुछ लेंगे। तो अब अपन कुछ लेते हैं सकर्मक के उदाहरण। सकर्मक के उदाहरण देखो, मैंने अ बिठा करके स लिख दिया और अकर्मक से सकर्मक हो गई। मतलब अ बिठाने से मतलब जिसमें पहले कर्म नहीं होता था, तो अ हटा दिया, अब स लिखने से क्या हो गया, कर्म हो गया उसके अंदर। अब देखो वह पुस्तक पढ़ता है, एक चीज और, ये जो कोई भी संज्ञा व सर्वनाम इस तरीके के शब्द ही यहां पर मिलते हैं कर्म कारक में। अब यहां पर एक चीज और है कि अब इसमें प्रश्न देखा हमने, ये तो हो गया कर्ता, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, कर्ता, और क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो गया, कर्म, क्या का उत्तर आया ना, और पढ़ता है ये क्या हो गया, क्रिया। अब वाक्य में हम देखें, सबका हमने कर्म और क्रिया सबका हर शब्द का विश्लेषण कर दिया तो हमको पता लग जाता है कर्म आ गया,
कर्म आ गया इस वाक्य में तो क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। अगर ये कर्म नहीं आए, मान लो कुछ समय के लिए पुस्तक हटा दी जाए तो अकर्मक क्रिया। पुस्तक आ गई, सकर्मक क्रिया। कई बार ऐसा होता है कि कई बार कारक चिन्ह, देखो कर्ता और कर्म दो कारक ऐसे हैं जो बिना कारक चिन्ह के भी आ जाते हैं। अब इसमें देखो कारक चिन्ह, कर्ता का कारक चिन्ह नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कर्म का भी कारक चिन्ह नहीं आ रहा, लेकिन कर्ता और कर्म दोनों है इसमें। तो ऐसे हमको पहले पता लगाना, सबसे पहले वाक्य में कार्य कौन कर रहा है उसको तो अलग छाड़ देना, वो तो कर्ता हो गया। किसको आधार मान करके, किसको का उत्तर आ रहा है, क्या का उत्तर आ रहा है, कहां का उत्तर आ रहा है, ये सब कर्म को विभूषित करता है। अब मान लो कई बार इतना अंदाजा नहीं लग रहा, फिर भी हम मोटे तौर पे अपने मन ही में ही सोच करके, ये कोई व्यक्तिगत आधार नहीं, मैं मानना है वैसे सब कि मन में अगर ये सोच करके देखे, वह पुस्तक को लगा के देखे मन में, वह पुस्तक को पढ़ता है, कुछ हद तक लगा कि चलो ज्यादा अजीब वाक्य नहीं बना है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लगा दे वह को पुस्तक पढ़ता है तो अजीब लगेगा को लगाना, यहाँ पर लग जाएगा तो ठीक है। अब ये को का प्रयोग कब होता है, देखो कोई वाक्य होता है, राम ने रावण को, तो देखो अब देखो ये वाक्य जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब यहाँ पर को चिन्ह भी आ रहा है और ने चिन्ह भी आ रहा है, ध्यान है आपको। तो को चिन्ह ने चिन्ह, देखो परसर्ग ने पढ़ते हैं अपन, ने का प्रयोग हमेशा भूतकालिक क्रियाओं में किया जाता है। और को एक चीज और बड़ी ज्ञान की बात बता देता हूं कि को चिन्ह का प्रयोग हमेशा सजीव चीजों के बाद ही किया जाएगा, सजीव शब्दों के बाद ही किया जाएगा। यहां पर पुस्तक क्या है, निर्जीव। अगर यहां राम ने रावण को मारा तो रावण क्या है, सजीव, तो इसलिए यहां पर कोचिंग, कभी भी निर्जीव नामों के आगे कोचिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो को क्या आधार पर, ये क्या हो गया, कर्म कारक, ये क्या हो गया, कर्म कारक, ये हो गया कर्ता कारक और ये क्रिया। अब देखो वाक्य में कर्म हमको दिख रहा है, वाक्य में कर्म हमको दिख रहा है, इसलिए क्या है, ये हो गया कौन सा, सकर्मक क्रिया, कर्म कारक दिख रहा है। अब यहां पर वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना, अपन को देखना है कि वह पूरा पता लगा लेना है। वह कर्ता कारक है, विद्यालय कर्म कारक है, कहां जाता है, विद्यालय, और जाता है ये क्रिया। तो कर्म कारक इसमें दिख रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आगे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, उसका आप पता लगाना, कमेंट्स बॉक्स में भी उसका उत्तर लिख सकते हैं आप। तो मैं यहां पर कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, तो उन उदाहरणों का जो उत्तर है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके पहले आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी इनका उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए, सरोवर में पुष्प खिलते हैं, मोहन बाजार जाता है, हम सब नहाते हैं, वह बहुत तेज चलता है। इनका उत्तर हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं अपन। और अगले जो वीडियो में मैं कोई वीडियो प्रारंभ करूंगा, उसके पहले इनके उत्तर बताऊंगा, क्यों रहा क्या रहा, वो सब जानकारी अपन
देंगे उसमें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे अंतिम बात मैं कहूंगा कि अब जो है यहां पर सकर्मक क्रिया, देखो सकर्मक क्रिया के भी हम सकर्मक क्रिया इसके भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है इसको, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें दो कर्म हो वो द्विकर्मक, नाम से पता लग रहा है। जिसमें एक कर्म हो वह अकर्मक। हमको कैसे पता लगेगा? जैसे हमने वह बाजार, क्या कहते हैं उसको, वह यहां पर गाय पालता है, वह गाय पालता है, ठीक है। मां ने बच्चे को दूध पिलाया। ज्यादा अंतर नहीं है एक कर्मक और द्विकर्मक में। गाय पालता है वह कर्ता, गाय कर्म, क्या पालता है? गाय। तो पालता क्या है? क्रिया। कर्म दिख गया, कितने कर्म दिखे? एक। कितने कर्म दिखे? एक। इस वाक्य पर दृष्टि डालें, मां ने पिलाया, दूध पिलाने का कार्य कर रही है मां, तो क्या हो गया? कर्ता। को चिन्ह आ रहा है बच्चे को, तो ये कर्म। क्या पिलाया? दूध। एक और कर्म, कितने कर्म हो गए? और पिलाया क्रिया, तो दो कर्म आ गए, तो इसलिए द्विकर्मक होती है। तो हमने सकर्मक अकर्मक में भेद पढ़े और सकर्मक के भी जो दो भेद है उसका भी हमने अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही मैं अन्य वीडियो आप तक पहुंचा पाऊंगा। धन्यवाद।